हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का सेकंड हाफ। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था यार, वो अभी तक हमने पढ़ लिया था रिफ्लेक्शन पार्ट के बारे में कि लाइट जब आती है तो लाइट एक सरफेस से टकराती है और वापस बेंड होती है। लेकिन आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम मेनली पढ़ने वाले हैं कि कैसे लाइट जब काम करती है तो एक सरफेस के आर पार हो जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन पार्ट के बारे में, ठीक है। तो आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और फिर आपको कंप्लीट समझ में आने लगेगा कि ये चैप्टर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यार रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। देखो यार, अगर हम पहले की बात करें तो अभी तक हमने जो पढ़ा था ना, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या मतलब होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जिसका मतलब ये है कि अगर एक सरफेस पे लाइट आती है, ठीक है, उससे टकराती है और टकरा कर वापस चली जाती है, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर है बात? ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल लाइन है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर एक लाइट सरफेस पर आती है और टकरा कर वापस जाती है तो हो गया रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है एक सरफेस है, मान लो, ठीक है, उस पर लाइट आ रही है और हल्का सा बैंड होकर आर पार जा रही, जानी ऐसी चाहिए थी, लेकिन ये बैंड होकर अगर कहीं और जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। डेट इज बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो यार रिफ्रैक्शन की वजह से ना बहुत सारे फिनोमेना काम करते हैं, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट में भी, हमारे स्पेस में भी बहुत सारे स्टार्स ट्विंकल क्यों कर रहे हैं, रेनबो फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये सारे रिफ्लेक्शन के फिनोमेना हैं। तो फिनोमेना रिफ्लेक्शन जो होता है वो अलग अलग पार्ट पे अलग अलग तरीके से काम करता है और अलग अलग मैकेनिज्म दिखाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें यहाँ पे जो पढ़ना है वो पढ़ना है रिफ्लेक्शन नॉर्मल। अभी रिफ्लेक्शन काम कैसे करता है तो उसके फिनोमेना एप्लीकेशन वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें बात करनी है कि रिफ्लेक्शन फिनोमेना कैसे काम करता है। तो आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो फॉर एग्जांपल एक ग्लास टम्बलर है ठीक है, हमने इसमें यहाँ तक पानी भर दिया और उसमें एक पेंसिल डिप कर दी। अगर आप इसमें पेंसिल डिप कर दोगे तो ये पेंसिल जो है कुछ इस तरीके से काम करेगी। पेंसिल तो यहाँ पर ऐसे है, लेकिन जब आप इसको देखोगे तो ये आपको दिखाई कैसे देगी? ये आपको हल्की सी बेंडेड दिखाई देगी। तो असलियत में इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये है, लेकिन आपको दिखाई यहाँ से ऐसे टेढ़ी देने लगेगी। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एपेरेंट पोजीशन। क्लियर है बात? तो ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ये क्या है? एपेरेंट पोजीशन है। और जो वाइट कलर से हमने बना रखी है डेट इज एक्चुअल पेंसिल, वो एक्चुअल लोकेशन है, ठीक है, इसको बोला जाता है। एक और फिनोमेना है, फॉर एग्जांपल मान लो एक टब है, ठीक है, उसके अंदर आपने कॉइन डाला हुआ है। ये क्या है? कॉइन है। क्लियर? अभी आप इसको अगर देखोगे ध्यान से तो आपको एक प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ये आपकी आई है, आप इसको देखोगे तो आपके नॉर्मल दिखाई देगा। क्लियर है बात? लेकिन अगर मैं इसके अंदर पानी भर दूं, अगर मैं इसके अंदर क्या डाल दूं? पानी डाल दूं, तो थोड़ी देर बाद होने ये लगेगा कि ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे दिखाई देने के जगह पे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। ऐसा क्यों? सेम रीज़न, रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई प्रिंटेड टेक्स्ट है, ठीक है, आपकी बुक जो है, आपके पास जो बुक है उसमें जो भी चीज़ प्रिंटेड है, अगर आप उसको एक ग्लास के थ्रू देखो, आप अपना चश्मा भी रख दोगे, उसके ऊपर से देखोगे तो आपको थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाई देगा, थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देगा, है कि नहीं? बर्स्ड दिखाई देगा। ऐसा क्यों? ये सारे फिनोमेना जो ऑपरेट हो रहे हैं वो सिर्फ एक रीज़न की वजह से हो रहा है, डेट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब लाइट एक सरफेस के आर पार जाती है तो लाइट बेंड करती है और उस बेंडिंग की वजह से कई सारे फिनोमेना ऑपरेट होते हैं, जिसमें से मेन फिनोमेना है रिफ्रैक्शन के बारे में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना कैसे काम करता है हम इसको थोड़ा सा अभी समझेंगे। क्लियर है बात? लेकिन अभी समझो ज़रा ध्यान से आगे अब रिफ्रैक्शन काम कैसे करता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है कि ऐसा हो क्यों रहा है? जब लाइट एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जा रही है तो ऐसा हो क्यों रहा है? देखो इसका सिंपल सा रीज़न है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब लाइट एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जा रही होती है ना, तो लाइट बेंड इस वजह से कर रही है क्योंकि उसके सरफेस टू सरफेस में स्पीड में चेंज आ रहा है। तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना काम कर ही इसलिए रहा है क्योंकि इसकी लाइट जब जाती है तो इसकी स्पीड में चेंज आता है, और स्पीड में चेंज आने की वजह से, चेंज इन स्पीड की वजह से जो क्या होता है? रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है।
तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना का सिंपल सा मतलब है चेंज इन स्पीड वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसकी वजह से रिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑपरेट होता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल आप एक कॉन्क्रीट रोड पे भाग रहे हो, ठीक है, और कॉन्क्रीट रोड पे भागते 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 थोड़ी दूर आगे जाके वहाँ पे रेत है, सैंड, फिर आप भागने लग गए, तो आपकी स्पीड में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और ये चेंज किस बात पे डिपेंड कर रहा है? ये चेंज वो डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस पे, रुकावट पे। जब आप कॉन्क्रीट रोड पे भाग रहे हो ना तो आपकी स्पीड बहुत सही है और आपको कोई ज़्यादा रुकावट नहीं है। लेकिन जब आप सैंड पे भागने लग जाओगे तो उस पर आपका पैर धंसने लगेगा, है ना, और वो आपके लिए रुकावट की दिक्कत करेगा, जिसकी वजह से आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। क्लियर है बात? अब कहने का मतलब ये कि जब लाइट भी है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट की स्पीड भी इसी वजह से कम और ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका मीडियम अलग अलग होता है, तो उसकी ताकत, स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। इस वजह से लाइट रिफ्रैक्शन फिनोमेना दिखाती है। क्लियर बात? जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, हम उसको बोलते हैं रेयरर मीडियम। क्या बोला जाता है उसको? रेयरर मीडियम, in which speed of light is faster। ठीक है। और दूसरा होता है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या होता है दोस्तों? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? स्लो होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो। क्लियर है बात? ये होता है फिनोमेना। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रेयर और डेंसर मीडियम में कम और ज़्यादा होती है, इसकी वजह से स्पीड रेयर और डेंसर मीडियम बनते हैं। क्लियर? एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि याद रखना कोई मीडियम किसी के लिए तो रेयर हो सकता है और किसी के लिए डेंसर हो सकता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल सैंड और सॉइल, सैंड और कंक्रीट रोड की हम बात कर रहे थे, तो कंक्रीट रोड क्या है? रेयर मीडियम है क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सैंड है वो डेंसर है। पक्का क्लियर? लेकिन अब आप ये सोचो कि आप कंक्रीट रोड पे भाग रहे तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, फिर आप रेत सैंड में भागने लगे तो आपकी स्पीड कम हो गई, लेकिन अब आप एक चीज़ सोचो, अब आप पानी में भागने लगे तो आपकी स्पीड और कम हो जाएगी, है कि नहीं? तो सैंड जो है वो डेंसर है किसके मुकाबले? कंक्रीट रोड के मुकाबले, लेकिन रेयर है पानी के मुकाबले। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यही कहने का मतलब है कि रेयर और डेंसर इस तरीके से काम करता है। इतना क्लियर है पक्का? तो रेयर और डेंसर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू आप किससे कंपेयर कर रहे हो। लेकिन अब हम ये फिनोमेना देखेंगे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है यार तो किस तरीके से बिहेव करती है, किस तरीके से वर्किंग करती है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं अब हाउ डज रिफ्रैक्शन फिनोमेना वर्क। इसको समझने के लिए ना यार हम एक ग्लास स्लैब का एग्जांपल ले रहे हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, दो अलग अलग मीडियम वाले मीडियम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि ये एक डेंसर मीडियम है। ये क्या है? एक डेंसर मीडियम है। पक्का क्लियर? अगर ये डेंसर मीडियम है तो इसके बाहर सारा का सारा क्या हो गया? रेयरर मीडियम। इसका मतलब ये सारा बाहर क्या है? रेयरर मीडियम है। पक्का क्लियर? अब हम ये चेक करेंगे कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक आप ये भी बोल सकते हो कि मान लो फॉर एग्जांपल ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो हम जो मान रहे हैं वो डेंसर 1 की जो डेंसिटी है वो कम है डेंसर मीडियम 2 से। ठीक है, तो बाहर वाला रेयर है, अंदर वाला डेंसर मीडियम है। अब जैसे मर्जी बोलो 1 2 डेंसर रेयर, जैसे मर्जी बोलो। कहने का मतलब बस ये है कि बाहर का मीडियम रेयर है, अंदर का मीडियम डेंसर है। तो स्पीड जो होगी बाहर वाले एरिया में वो ज़्यादा होगी और इस वाले अंदर प्रोसेस में वो कम होगी क्योंकि वो डेंसर मीडियम है। क्लियर? मान लो ग्लास स्लैब है, ये पूरा हवा है बाहर का और एक ग्लास स्लैब है, कांच का टुकड़ा। ठीक, ये जो ग्लास स्लैब है यहाँ पर कैसे काम कर रहा है हम इसकी बात कर रहे हैं। पक्का क्लियर? सुनो ज़रा ध्यान से। अब बात करते हैं कि मान लो हम समझते हैं इसको कि रेयर और डेंसर कैसे काम करते हैं। ठीक, मान लो आपने एक टॉर्च ली और आपने रेयरर से फेंकना चालू करा डेंसर पे, तो आपने जो टॉर्च ली वो रेयरर वो ये रही, और ये जो रे आप फेंक रहे हो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा इंसिडेंट रे। क्या नाम होगा इसका? इंसिडेंट रे। वो रे जो आप यूज़ कर रहे हो, समझ में आया? वो रे जो आप यूज़ कर रहे हो उसको क्या बोला जाएगा? इंसिडेंट रे बोला जाएगा। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल, अब देखो यार एक चीज़ सोचो, रिफ्लेक्शन फिनोमेना याद करो। रिफ्लेक्शन फिनोमेना में हम सबको समझने के लिए एक नॉर्मल लाइन खींचते थे। नॉर्मल लाइन इसलिए बनाई जाती है ताकि हमको ये पता लगे कि लाइट कहाँ से किधर की तरफ बेंड कर रही है। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। ठीक, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल लाइन बनाएंगे जिससे हमें ये पता रहे कि लाइट कहाँ से कहाँ पर बेंड हो रही है। समझ में आ गया? और नॉर्मल लाइन मैंने उस टाइम में बताया था, नॉर्मल लाइन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। सरफेस ऐसे है तो नॉर्मल ऐसे होगा, सरफेस ऐसे तो नॉर्मल ऐसे होगा, सरफेस स्ट्रेट है तो नॉर्मल भी ऐसे ही जाएगा, लेकिन इसके 90 डिग्री होगा।
क्लियर। अभी सरफेस ऐसे है तो 90 डिग्री वो ये रहा, ठीक है, और इसका नाम क्या है, नॉर्मल लाइन। क्लियर है बात। अब देखते हैं, चलो अब जब लाइट एक रेयरर से डेंसर में जा रही होती है तो कैसे जाएगी, लेकिन नॉर्मली अब ये देखो, अगर ये मीडियम में चेंज नहीं होता तो ये लाइट की जो रे है वो एकदम स्ट्रेट यहाँ से ऐसे जाती कि नहीं, तब तो बेंड नहीं होती। लेकिन अब ये रेयरर से डेंसर में जा रही है तो ये बेंड होगी। अब क्वेश्चन भी ये है कि किधर की तरफ बेंड होगी। मान लो फॉर एग्जांपल ये रे इधर से जा रही होता तो इधर की तरफ बेंड होके जाएगी या इधर की तरफ बेंड होके जाएगी, दो ही डायरेक्शन है इसके पास। तो याद रखना, जब भी कोई रे, दिमाग में बिठा लो इसे, जब भी कोई रे रेयरर से डेंसर में जाती है, जब भी कोई रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो वो रे नॉर्मल के पास आती है। तो वो रे कहाँ जाती है, नॉर्मल के पास आती है। समझ में आया। नॉर्मल ये है ना, नॉर्मल के पास आई है, नॉर्मल से दूर नहीं गई है। तो नॉर्मल इधर से जानी चाहिए थी, अगर दूर जाती तो इसके उधर से जाती, पास आ रही तो नॉर्मल के इधर से पास से आ रही है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो जब भी कोई रे रेयरर से डेंसर में ट्रेवल करती है तो नॉर्मल के पास आती है। पक्का क्लियर है। और ये रहा दूसरा नॉर्मल, ठीक है, हम दोबारा देख रहे हैं, ठीक है। अब समझो, जब कोई रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल के पास आती है। अब हमने इतना बना ही लिया है तो लगे हाथ ये भी देख लेते हैं, जब कोई रे डेंसर से रेयरर में जाएगी तो क्या होगा, वो यहाँ पे देख सकते हैं हम, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है ना और ये रेयरर है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। पक्का क्लियर। तो ये तो समझ में आ गया कि जब कोई रे रेयरर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल के पास आती है, लेकिन अगर कोई रे डेंसर से रेयरर में जा रही है तो क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा, वो नॉर्मल से दूर जाएगी। लेकिन पहले देखते हैं, नॉर्मल तो ये रहा। अब देखते हैं कि रे जानी कैसे चाहिए थी। देखो यार, आपको अच्छी तरह पता है ये रे कुछ इस तरीके से जानी चाहिए थी। पक्का क्लियर है। लेकिन ये नॉर्मल से दूर जाएगी क्योंकि अब इसकी स्पीड बढ़े, पास से दूर क्यों हो रही है, क्योंकि स्पीड बढ़ और घट रही है। देखो यहाँ से इन रेयरर से डेंसर में जब आ रही थी तो स्पीड घट रही थी तो नॉर्मल के पास आ गई, लेकिन डेंसर से जब दोबारा रेयरर में जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी ना दोबारा, तो इसीलिए दोबारा जब स्पीड बढ़ेगी तो ये रे कुछ इस तरीके से जाएगी और यहाँ से पास होगी। पक्का क्लियर। नाम अगर रखे जाएँ तो जो आपने रे फेंकी थी सबसे पहले टॉर्च से, वो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्ट होकर जो आई उसका नाम हो गया रिफ्रैक्टेड रे। क्या नाम हो गया उसका, रिफ्रैक्टेड रे। और जो रे दोबारा बाहर निकल रही है इसका नाम क्या है, इसका नाम है एमर्जेंट रे। क्या नाम है दोस्तों इसका, एमर्जेंट रे। क्लियर, दोबारा एमर्ज हो रही है क्योंकि ये। पक्का क्लियर है। अब अगर मान लो हम उल्टा करते हैं, जैसे अभी मैंने भेजा रेयरर से डेंसर और डेंसर से रेयरर, अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा, सब कुछ सेम ही तो होगा। बस क्या होगा, जो काम यहाँ पर हो रहा है वो यहाँ इधर की तरफ होने लगेगा और जो काम यहाँ पे हो रहा है वो इधर की तरफ होने लगेगा। देखो चलो मैं बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। देखना, मान लो फॉर एग्जाम्पल इस बार मैं उल्टा कर दूँ, ठीक है, इसको मैं बाहर डेंसर मान लूँ और अंदर रेयरर मान लूँ, ठीक। तो ये रही नॉर्मल, ये रही इंसिडेंट रे, जो आप फेंकोगे इंसिडेंट रे, ठीक। ये जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन अब नॉर्मल से दूर जाएगी क्योंकि रेयरर से डेंसर से रेयरर में जा रही है। डेंसर से रेयरर में जा रही है तो स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगी। एक सेकेंड, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर की तरफ कर, ये ऐसे ही जानी चाहिए थी लेकिन जाएगी कैसे, ये ऐसे जाएगी कि नहीं। दोबारा नॉर्मल बनाओ, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, दोबारा नॉर्मल बनाओ। ये रे अब कैसे जानी चाहिए थी, ये रे जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन अब रेयर से दोबारा डेंसर में आ रही है तो नॉर्मल के पास आएगी, तो ये यहाँ से पास होगी। पक्का क्लियर। ये कौन सी रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये कौन सी रे है, ये एमर्जेंट रे है ना। तो अब खुद देखो, जो काम यहाँ पर हो रहा है इसके अंदर वो काम इधर हो रहा है, और इसके अंदर जो काम इधर हो रहा है वो काम इसमें यहाँ पर हो रहा है, बस यही अंतर है। पक्का क्लियर है। तो रेयरर से, अब सिंपल से याद रखो, जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के पास आएगी क्योंकि स्पीड कम हो रही होती है, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी क्योंकि स्पीड बढ़ रही होती है। क्लियर है बात। ये फिनोमिना चल रहा होता है इसके अंदर। पक्का क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, तो ये फिनोमिना है जो काम कर रहा होता है रेयरर और डेंसर मीडियम के अंदर। पक्का क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लॉज। हम क्या पढ़ने वाले दोस्तों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ गया। ठीक है, तो याद रखना, जब भी कोई लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल के पास आती है, और जब भी कोई लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है नॉर्मल से दूर जाती है। चलो पहले एंगल के बारे में बात कर लेते हैं यार। ठीक है, हम लॉस तो पढ़ेंगे, पहले एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सुनो, सबसे पहले बात करते हैं इंसिडेंट एंगल की। ठीक है, अब देखो यार, बच्चे ना कंफ्यूज जाते हैं, इंसिडेंट एंगल क्या है, ये है या ये है।
याद रखो सिंपल सी बात, आपकी मेन रे जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका काम का रे है, काम का एंगल है। क्लियर है बात? इंसिडेंट रे ये रही, नॉर्मल लाइन ये रही, तो आपका जो एंगल होगा वो ये होगा। समझ में आ गया? और ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। पक्का क्लियर है? यहाँ पे बहुत सारे एंगल समझ में आ रहे हैं, लेकिन हमारी मेन रे ये है और नॉर्मल रे है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पक्का क्लियर? मेन रे और नॉर्मल लाइन इनके बीच का जो एंगल हो गया ये क्या हो गया? एंगल ऑफ एमर्जेंस। क्लियर? एंगल इज एंगल ऑफ एमर्जेंस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ये रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। बस यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड नहीं, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड है ये। ठीक, ठीक है, बस यही है यहाँ पर भी। ठीक है, चलो अभी वापस इसी पे आते हैं। तो ये सारे एंगल आपको समझ में आ गए होंगे। पक्का क्लियर? अब थोड़ा सा लॉज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैं इसके बाद डाल देता हूँ चलो लॉ। ठीक है, सुनो, अब हमारे पास 2 लॉ हैं। कितने लॉ हैं टोटल? 2 लॉज हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो वहाँ पे जो सेकंड लॉ था ना मिरर्स में मतलब रिफ्लेक्शन में जो सेकंड लॉ था वो यहाँ पे फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन, ऑल लाइन आर सेम प्लेन। वहाँ पे ये था, यहाँ पे सिंपल रिफ्लेक्टेड यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे भी सेम प्लेन होता है, मतलब सेम साइड ऑफ द सरफेस पे काम चल रहा है। सेम प्लेन का मतलब सेम साइड ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला लॉ है बिल्कुल सेम है वहाँ की तरह, डेट इज इंसिडेंट रे, क्लियर, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन all lie in a same plane। सबके सब कहाँ लाई करते हैं? सेम प्लेन पर लाई करते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, अगला देखो, सेकंड पॉइंट है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो यार ये जो है जो आपने डायग्राम बनाया ना, इसके अंदर देखो जब आप रिफ्लेक्शन पढ़ते थे तो याद करो एंगल आई और एंगल आर बराबर हुआ करते थे। जिस एंगल से लाइट आएगी उसी एंगल से टकरा के वापस जाएगी, ऐसे ही होता था। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, साफ पता है, क्योंकि ये जो रे बेंड हो रही है तो एंगल तो कम हुआ ही होगा, ये तो 100% है, और यहाँ पे बढ़ रही है तो यहाँ पे एंगल बढ़ा भी होगा। पक्का क्लियर है? इसके लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, याद रखना। तो ये तो चेंज हो रहा है पक्का, लेकिन इसको रिलेट कैसे किया जाएगा? तो इसको रिलेट करने के लिए एक आता है लॉ, वो ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था, ठीक है, एंड साइन ऑफ एंगल आर, इसका मतलब इसका साइन आई, इसका साइन और इसका साइन जो होगा उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा बराबर होगा, इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो साइन ऑफ एंगल आई, जिस एंगल से आप रे फेंकोगे और जिस एंगल से रे बाहर निकल कर आएगी, उन दोनों का जो साइन एंगल होगा वो उन दोनों का रेशियो हमेशा बराबर आएगा। साइन एंगल क्या है? तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक वगैरह, ठीक है। तो उसका जो साइन एंगल आई है और उसका साइन, मान लो फॉर एग्जांपल आपने जो रे फेंकी वो 45 डिग्री से फेंकी और लाइट जो है वो रेयर से डेंसर में जा रही हो, तो डेंसर में जाके उसका एंगल 30 डिग्री हो गया, तो ऊपर हो जाएगा साइन 45, नीचे हो जाएगा साइन 30 डिग्री। उसका जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा, ठीक है। अब आपको मैथमेटिक्स वाले सर ने बता दिया होगा कि कैसे ये आता है, मतलब ये साइन कॉस टेन इन सब की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इनकी वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है, शॉर्टकट किसी क्लास में अगर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा भी आगे जाकर, तब मैं तब बता दूंगा, ठीक है, वरना आपने पहले से पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि यार हमने मैथमेटिक्स में तो स्टैंडर्ड याद कर रखे, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 और 90, इसके अलावा कोई आ गया तो इसके अलावा अगर कोई आएगा तो आपको वैल्यू देगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और वैल्यू आती है तो वो आपको पक्का मेंशन करके देगा। ये आएंगी तो मेंशन नहीं करेगा क्योंकि हमने मैथ्स में पढ़ी हुई है, लेकिन इसके अलावा कोई भी एंगल आएगा तो आपको देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट अभी ये है, और ये लॉ सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लॉ तभी लग सकता है यार जब आप जो पेयर ऑफ मीडिया है, मतलब पेयर ऑफ मीडिया मतलब जो आप मीडियम यूज़ कर रहे हो, मान लो आप एयर और ग्लास यूज़ कर रहे हो, ठीक, या फिर आप मान लो वाटर और एयर यूज़ कर रहे हो, तो जो भी यूज़ करो वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले निकाला साइन आई और साइन आर, मान लो आपने एयर और ग्लास पे निकाला, ठीक है, साइन 45 और ये 30 डिग्री, तो आपका आंसर आ गया, मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 आ गया। अगली बार आपने एयर और ग्लास यूज़ ना करके वाटर और ग्लास यूज़ कर दिया, तब तो आंसर गलत हो जाएगा, तब तो वैल्यू चेंज हो जाएगी।
इसीलिए याद रखना कि हमेशा आप एयर और ग्लास को अगर रखोगे तो आप एंगल आई जितना मर्जी चेंज कर लो, आर अपने आप को इस तरीके से चेंज करेगा कि हमेशा जो यहाँ पे वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट आएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसके अंदर आई जितना मर्जी चेंज करें, यहाँ से जो लाइट फेंक रहे हो आप वो जितना मर्जी कम ज़्यादा कर लेना, ये अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि जो पहली बार आंसर आया था, मान लो 2 आया था तो हर बार 2 ही आएगा। बस 2 चीज़ें फिक्स होनी चाहिए, फिर आप जितने मर्जी एंगल चेंज करो। एक तो पेयर ऑफ मीडियम कौन सा यूज़ कर रहे हो आप, अगर आप एयर और ग्लास यूज़ करो तो हमेशा एयर और ग्लास ही यूज़ करोगे। अगर वाटर और ग्लास यूज़ कर रहे हो, वाटर एयर कुछ भी यूज़ कर रहे हो, वो हमेशा सेम रहना चाहिए। और दूसरा जो है इंपॉर्टेंस, तो पहला इंपॉर्टेंस क्या हो गया, पहला इंपॉर्टेंस इसके लिए क्या है कि पेयर ऑफ मीडिया, मीडिया मतलब मीडियम है, प्लूरल है उसका, पेयर ऑफ मीडिया शुड रिमेन सेम। पेयर ऑफ मीडिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप लाइट यूज़ कर रहे हो वो सेम होना चाहिए। लाइट का कलर की बात हो रही है, ठीक है, लाइट कलर शुड रिमेन सेम या शुड बी सेम, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल आपने जो एक्सपेरिमेंट करा, मान लो रेड लाइट से करा, तो हर बार आप रेड लाइट से ही करना पड़ेगा आपको। तो एक तो पेयर ऑफ मीडियम सेम रखना पड़ेगा, और एक बार रेड लाइट से करके आपने आंसर अगर निकाला 2 तो आपको रेड लाइट ही यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप ग्रीन लाइट यूज़ करो तो ग्रीन ही यूज़ करनी पड़ेगी, येलो यूज़ करो तो ऐसा क्यों, क्योंकि यार देखो हर लाइट का ना अपनी एक इंटेंसिटी होती है, अपनी एक वेवलेंथ होती है, क्लियर। हर लाइट की अपनी फिक्स्ड वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी होती है। अगर आप उसको चेंज करोगे तो उसकी स्पीड भी चेंज होगी, क्योंकि हर लाइट की वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, तो उसकी स्पीड साउंड अलग अलग है। तो जब वो अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उसका भी तो उसकी स्पीड अफेक्ट होगी, तो इस वजह से भी चेंज आएगा। ये आप अगले चैप्टर में पढ़ लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो इंद्रधनुष बनता है, दैट इज रेनबो, उसके अंदर हमेशा वायलेट कलर नीचे ही क्यों होता है, रेड ऊपर ही क्यों होता है, क्योंकि ये हमेशा लाइट की इंटेंसिटी है, उनकी अपनी फिक्स्ड वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी है जिसकी वजह से ऐसा करते हैं। सेम लॉजिक है यहाँ पर, समझ में आ गया। तो याद रखना जब भी हम आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हो उसमें 2 लॉ हैं। पहला लॉ तो बिल्कुल सेम है पहले पिछले वाले के सेकंड लॉ की तरह, कि दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाइन, ऑल लाइन अ सेम प्लेन। मतलब अगर सरफेस यहाँ से काम कर रहे हो सारी चीज़ें एक ही सरफेस पे काम कर रही होंगी, समझ में आ गया। दूसरा है जिस एंगल से आपने रे फेंकी है उसी एंगल से वो बाहर आ जाएगी, ऐसा रिफ्लेक्शन में हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि लाइट बेंड कर रही है, तो पक्का साइन का एंगल जो होगा आई के साथ और साइन का एंगल होगा जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ रही है आर के साथ, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। पक्का क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और, इस लॉ का एक और नाम भी रखा हुआ है, इस लॉ का नाम है स्नेल्स लॉ। क्या नाम है इसका, स्नेल्स लॉ। पक्का क्लियर, साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है ये, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। पक्का क्लियर है, खत्म। इसी को आगे जाके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हो आप, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डिफरेंट टॉपिक, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। हो सकता है अगली क्लास थोड़ी छोटी हो क्योंकि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस हिसाब से ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब मुझे बताना कि हम इसको रेगुलर कर दें या फिर ऐसे ही सही है, ठीक है। बाकी आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। ये थी आज की इम्पॉर्टेंट क्लास का पार्ट्स, ठीक है। तो अगर अब आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में डाल दो, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना, सॉरी यार, ठीक है, लेकिन इतना याद रखना ये आपको रिवाइज करके आना है, और इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें लिख दी है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन फिनोमेना एक बैकअप दे देता हूँ। रिफ्लेक्शन का मतलब है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट आई टकराई और वापस चली गई। लेकिन रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट आई टकराई और आर पर चली गई। आर पर वो जब हो रही है तो हल्का सा बैंड होके जा रही है, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। और बैंड इसलिए हो रही है क्योंकि लाइट अलग अलग मीडियम में उसकी स्पीड अलग अलग होती है। क्लियर है बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लाइट जब बैंड करी तो ये सारे किस वजह से फिनोमेना ऑपरेट हो रहे हैं, ये सब के सब ऑपरेट हो रहे हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये देखो जरा, लाइट यहाँ से आती नॉर्मली, ठीक है, लेकिन जब लाइट पड़ने लगी तो इसकी लाइट बैंड हो गई, ठीक है, पहले ही बैंड हो गई, ठीक है। तो जब हमने पानी डाल दिया तो लाइट पहली बैंड हो गई, तो इसलिए हमें एपरेंट पोजीशन दिखाई दे रही थी उस सिक्के की, हमको ऊपर उभरा हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो ये क्या थी, एक्चुअल पोजीशन ऑफ द कॉइन, और ये क्या है, एपरेंट पोजीशन, मतलब नकली, जो हमें आभास हो रहा है कि सिक्का ऊपर की तरफ उठ गया। क्लियर है बात, ठीक है। ये सेम फिनोमिना है। दूसरी बात फिर आता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक मिरर वो है, एक ग्लास स्लैब हमने ले ली एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। इसके बाद हमने मान लिया सारा का सारा रेयरर मीडियम, और ये मान लिया हमने डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयरर से डेंसर में ट्रैवल कर रही है तो लाइट बैंड कर रही है नॉर्मल के पास, और जब लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पक्का क्लियर। अब 2 लॉ बनते हैं। पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाइन तीनों सेम प्लेन ऑफ जो सरफेस पे लाई करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा लॉ है साइन एंगल आई और साइन एंगल आर का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा।
बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो मीडियम ले रहे हो, मान लो एयर और ग्लास ले रहे हो, एयर और वाटर ले रहे हो, तो वो सेम होना चाहिए। और लाइट जो आप यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप रेड लाइट यूज़ कर रहे हो तो रेड, ग्रीन यूज़ कर रहे हो तो ग्रीन, जो भी लाइट यूज़ कर रहे हो हमेशा सेम होनी चाहिए। तो हमेशा आंसर सेम कॉन्स्टेंट आएगा और इसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्लियर है बात? तो ये आपको सब कुछ बता दिया गया है, ठीक है। ये रहा यहाँ पे साइन आया सिंगल आर, इसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लॉ, इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ देंगे अगली क्लास में, ठीक। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी तो बताना मुझे, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं, बाय बाय।